खबर झारखंड से। 1 नवंबर से जिम बार खुलेंगे, 8 से चलेंगी अंतर्राज्यीय बसें। झारखंड सरकार ने त्योहारी सीजन में लोगों को कंटेनमेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ बड़ी छूट दी है। 1 नवंबर से जिम और बार खुलेंगे, जबकि 8 नवंबर से अंतर्राज्यीय बसों का संचालन की अनुमति भी दे दी गई है। दूसरी ओर तत्काल प्रभाव से दूसरे राज्य से झारखंड वापस आने वाले 14 दिन के होम क्वारंटाइन से छोड़ दी गई है, लेकिन इन्हें 14 दिन तक संक्रमण के लक्षण पर खुद ध्यान देना होगा। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी कर कहा, राज्य में अब 3 तरह की गतिविधियों की प्रतिबंध की गई है। इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को सरकार ने खोल दिया है। प्रदीप बलमुचु और सुखदेव भगत चाहते हैं कांग्रेस में आपसी, क्या ऐसा होगा? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुचु ने कांग्रेस में वापस आने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को आवेदन दिया है। जल्द ही आलाकमान उनकी वापसी पर मुहर लगा सकता है। इसकी पुष्टि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जिरेडा के पदाधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। एससीबी द्वारा अब भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जाँच की जाएगी। बुजुर्गों पर कहर बनकर टूटा कोरोना, आपको हैरान कर देंगे कोविड-19 से झारखंड में मौत के आंकड़े। झारखंड में बुजुर्गों पर कहर बनकर टूटा कोरोना वायरस। इस वैश्विक महामारी की चपेट में आए लोगों में अधिकतर बुजुर्ग हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि कोरोना से अब तक जितने लोगों की मौत हुई है उनमें 75% से अधिक उम्रदराज लोग हैं। उनकी उम्र 50 साल से अधिक है। आंकड़े बता रहे हैं कि 51 साल से 70 साल की उम्र के 435 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो कुल मौत का 50.64% है। यदि उसमें कोरोना से मरने वाले 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को जोड़ दिया जाए तो मृतकों की संख्या बढ़कर 650 हो जाती है। राज्य ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कुल 859 लोगों की मौत जानकारी दी गई है। चेन्नई में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में हुआ सुधार, ऑक्सीजन लेवल 100%। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में काफी सुधार है। फेफड़े के संक्रमण को छोड़कर उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। फेफड़े को ठीक होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। उनका फेफड़ा बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसलिए उन्हें डीपली बेहोश करके रांची से चेन्नई ले जाया गया था। 1 सप्ताह के बाद फेफड़े भी काम करने लगेंगे, ऐसा चेन्नई स्थित एमजीएम हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज कर रहे डॉक्टर मुरली कृष्ण टी ने कहा कि उनके लंग्स काफी डैमेज हो चुके हैं। हाई स्कूल शिक्षक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी सरकार, सीएम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनी कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य के मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 21 सितंबर 2020 को पारित आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मामला राज्य के अधिसूचित या गैर अधिसूचित जिलों के जिला स्तर के पद पर नियुक्ति से संबंधित है। इनमें संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं स्तर वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखंड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना को सोनी कुमार एवं अन्य झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 13 अधिसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों के सभी पदों पर स्थानीय की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि इससे पूर्व शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर चुका है। झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज में नामांकन पर रोक को लेकर गरमाया मुद्दा, केंद्र राज्य आमने सामने। झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज को लेकर केंद्र और राज्य फिर आमने सामने हो गए हैं। दरअसल झारखंड के दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में नामांकन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक के बाद सूबे में सियासत शुरू हो गई है। दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को परेशान कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार केंद्र का हर संभव प्रयास से परेशान करने वाली हमारी रफ्तार को धीमी करने के लिए हर षड्यंत्र कर उपाय लगा रही है।
नदी की लहरों से बांग्लादेश पहुंच रहे हैं चोरी और लूट के मोबाइल। झारखंड व बांग्लादेश के बीच बह रही नदी की लहरों पर पूर्व से ही गोवंश की तस्करी के खुलासे होते रहे। अब एक नया मामला उजागर हुआ है। ये लहरें मोबाइल के तस्करों के लिए वादा साबित हो रही है। झारखंड के विभिन्न इलाकों में चोरी और लूट के मोबाइल देखते ही देखते भारत की सीमा पर कर इस नदी के लहरों से होते हुए बांग्लादेश में पहुंच रहे हैं। एक दिन पूर्व झारखंड की साहिबगंज जिले के पुलिस ने एक ऐसे ही नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। विरासत की जंग में असली मुद्दे गायब, उपचुनाव में रोजाना बढ़ रही है खटास। झारखंड में दुमका व बेरमो विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव अब पूरी तरह विरासत की जंग में तब्दील हो गई है। विरासत बचाने व छीनने की ओर में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। जुबान बेलगाम हो गई है और क्षेत्र के असली मुद्दे इस शोर में दबते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में ऐसे सियासी पैतरे हमेशा से ही जनता को उलझाए रखने के लिए आजमाए जाते हैं। संथाल को झामुमो का अपेक्षाकृत मजबूत दुर्ग माना जाता रहा है और दुमका झामुमो का विरासत। दुर्गा पूजा पंडाल को काले कपड़ों से ढक दिया झारखंड सरकार ने। बीजेपी नेता की शिकायत पर फिर से लौटी रौनक। दुर्गा पूजा भारत में लगभग हर जगह मनाई जाती है। बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड में तो इसकी रौनक कुछ खास होती है, लेकिन चाइनीज कोरोना वायरस के कारण इससे धूमधाम की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है। रही सही कसर कांग्रेस समर्पित झारखंड के हेमंत सरकार ने कर दिया है। मामला रांची रेलवे स्टेशन के नजदीक दुर्गा पूजा पंडाल से जुड़ा है। यहाँ स्थानीय लोग बहुत पहले से ही दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं। इस साल भी उन्होंने कोरोना संबंधी सरकारी दिशा निर्देश को मनाते हुए पंडाल बनाया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार को यह रास नहीं आया। रांची प्रशासन ने पंडाल में पहुंचकर पेंटिंग्स के कारण भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए इसे काले पर्दे से ढकने का निर्देश दिया है। झारखंड में धान पकने के साथ हाथियों और मानव के बीच टकराव शुरू। धान पकने की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर मानव और हाथियों के बीच संघर्ष बढ़ गया है। भोजन और अपने जगह की तलाश में हाथी बस्ती की तरफ आ रहे हैं और ग्रामीणों द्वारा खेतों में बनाए गए गड्ढों में फंस रहे हैं। इससे झुंड के बाकी साथी उग्र हो जाते हैं और तबाही मचाते हैं। ताजा मामला लातेहार के बालूमाथ का है। यहाँ बुधवार को रात कच्चे कुएं में हाथी का बच्चा फंस गया। जब तक बच्चे को हाथियों के झुंड ने निकाल नहीं लिया तब तक वहीं डटे रहे। अब खबर देश की विभिन्न योजनाओं से। प्याज ने लगाई सेंचुरी, बफर स्टॉक से खरीदकर कीमत पर काबू की कोशिश। पूरे देश में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। महानगरों में इसके भाव 100 रुपये से ऊपर हो चुका है। दरअसल सप्लाई में आई कमी के कारण कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद कीमत में और तेजी आएगी। इधर केरल सरकार ने त्योहारी सीजन में प्याज की आसमान छूती कीमतों को काबू में करने के लिए हस्तक्षेप किया है। इसके तहत NAFED से खरीदी गई 27 टन प्याज की पहली खेप महाराष्ट्र के नासिक से पहुंची है। जाने किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा, कितने कर्ज पर होगा ब्याज माफ। जिन लोगों ने बैंकों के लिए लोन पर मोरेटोरियम की सुविधा ली है उन्हें सरकार एक फैसले से बड़ा फायदा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने ब्याज पर लिए जाने वाले ब्याज को माफ करने का फैसला किया है। इससे सरकार पर 5,000 करोड़ से लेकर 6,000 करोड़ रुपए तक का बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है क्योंकि लोन मोरेटोरियम का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। किसान के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को शुरू करेंगे किसान सर्वोदय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। वो गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ पीडियाट्रिक हाई हॉस्पिटल ऑफ टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन करेंगे। वह इस अवसर पर गिरनार में एक रोपवे परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। नीट काउंसलिंग 2020 का इंतजार खत्म। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट का इंतजार खत्म हुआ। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने काउंसिल की डेट को ऐलान कर दिया है। 16 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित होने के बाद से अभी काउंसलिंग की तारीखों का इंतजार था। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
नीट के काउंसलिंग के पहले दौर का पंजीकरण 27 अक्टूबर से शुरू होगा। इसकी अंतिम तिथि 2 नवंबर शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा पहली आवंटन सूची 5 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। एक बड़ी योजना, पानी के रास्ते अब आसानी से कर सकेंगे सफर, सस्ता होगा किराया, जल्द सरकार देगी मंजूरी। देश में पानी के रास्ते आवागमन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस योजना को साकार करने के लिए सरकार जल्द ही बिल पास करने वाली है। इस बिल के पास हो जाने से पानी के रास्ते माल ढुलाई और यात्रा दोनों ही सस्ते हो जाएंगे। यह बिल मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेज दिया गया है। इस बिल के पास हो जाने से पानी के जरिए माल ढुलाई तो सस्ती होगी, साथ में सफर भी सस्ता होगा। इस बिल के जरिए सरकार माल ढुलाई वाले जहाज़ों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाएगी और इंसेंटिव देगी ताकि ऐसे पानी वाले जहाज ज्यादा से ज्यादा चल सके। खबर है देश विदेश से। राहुल गांधी का पीएम से सवाल, चीनी सैनिक को हिंदुस्तान की जमीन से कब भगाया जाएगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास करते हुए आरोप लगाया कि चीन की सेना हिंदुस्तान की सीमा के अंदर है। सवाल यह है कि जब चीनी सैनिक हमारी जमीन के अंदर आ गए हैं तो प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये बातें क्यों बोली कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया है। कांग्रेस नेता ने लोगों से कहा कि वे आज कहते हैं कि वे सिर झुकाते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी जी ने किया, जब उन्होंने देश को झूठा बोला कि चीन का कोई सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। तेजस्वी का प्रभाव, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट 24 इंच का टीवी दिखाना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के रैलियों को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी के बीच 2 पीढ़ियों का फासला है, वे युवाओं की बात समझ नहीं पा रहे हैं। बिहार के लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट 24 इंच का टीवी दिखाना चाहते हैं। तेजस्वी ने पीएम की पुरानी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि 2015 में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के 35 घोटालों की सूची गिनाई थी। उन घोटालों में अब 25 और जुड़ गए हैं तो इनकी संख्या 60 हो गई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का साहस दिखाए नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने पीएम से पूछे 10 सवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का साहस दिखाएंगे। उन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री बिहार के स्वाभिमान की बोली लगाने पर आरोप लगाया कि उनसे बिहार की 12 करोड़ की जनता और से 10 सवालों का जवाब मांगा। शुक्रवार को पाटलिपुत्र स्थित एक निजी आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिन्हा ने एक दिन पहले ही बिहार विशेष दर्जा दिए जाने की को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री विशेष राज्य का दर्जा देने का साहस दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस पर निकाली भड़ास तो बिग बॉस कॉन्टेस्ट बोले पीएम मोदी देश के सच्चे बेटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले आखिर प्रोजेक्ट डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप प्रदूषण को लेकर भारत, चीन और रूस पर भड़कते नजर आ गए। उन्होंने दावा किया कि भारत, चीन और रूस में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। ये देश अपनी हवा का ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि अमेरिका हमेशा एयर क्वालिटी का ध्यान रखता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर बिग बॉस 13 के कॉन्टेस्ट तहसीन पूनावाला ने ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने ट्वीट में तहसीन पूनावाला ने पीएम मोदी की बात करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया। बिहार चुनाव, पीएम मोदी बोले अनुच्छेद 370 और कृषि संबंधित 3 कानूनों के फैसले पर देश पीछे नहीं हटेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उठा लिया है। इसी सिलसिले में उन्होंने कल से बिहार चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। मोदी ने कल सासाराम, गया और भागलपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 370 और कृषि कानूनों समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम के एक साथ मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। खबर खेल जगत से, पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव को पड़ा दिल का दौरा। सचिन, विराट समेत कई दिग्गजों ने मांगी दुआएं। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कपिल देव को दिल्ली में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया। 62 वर्षीय कपिल देव गुरुवार देर रात अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी कोरोनरी एलिजिबिलिटी की गई। अस्पताल प्रबंधक की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि वह फिलहाल आईसीयू में है और उनकी हालत स्थिर है। यह खबर जैसे ही बाहर आई, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के चाहने वाले व्याकुल हो उठे। खेल जगत से लेकर प्रशंसक तक हर कोई अब कपिल देव की लंबी दुआ की उम्र कर रहा है।
बंगाल में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी, होने लगा है ठंड का एहसास। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम का करवट लेने लगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट लेने लगा है। प्रदेश में हल्की ठंडी पड़ने लगी है। रोहतांग, दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और केदारनाथ धाम में इसी सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। खबर सिनेमा से। लक्ष्मी बॉम्ब, अक्षय कुमार भी फंसे हिंदू धर्मावलंबियों की भावना आहत करने के नाम पर। कोरोना की मार तमाम चीजों के साथ साथ सिनेमा पर भी पड़ी। एक ऐसे समय में जब विचारधारा की लड़ाई अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आ गई, बॉलीवुड से जुड़े निर्माता निर्देशक खासी चिंतित में है। कोरोना में यूं ही बॉक्स ऑफिस धज्जियां उड़ दी गई है। ऊपर से हर दूसरी चीज के लिए बॉयकॉट का कैंपेन चलाने वालों ने आग में घी का काम किया है। कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वक्त है जब फैंस गलत चीजों का जवाब तल्ख तहलेजे में ले रहे हैं और बॉलीवुड को बता रहे हैं कि अगर फैंस किसी स्टार या फिल्म को हिट करा सकते हैं तो उसे वापस अर्श से फर्श भी ला सकते हैं। अब एक्टर अक्षय कुमार को ही देख लीजिए। अपने राष्ट्र छवि के कारण किसी जमाने में जन जन में लोकप्रिय अक्षय फिलहाल परेशान है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।